हाय फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर की यह हमारी तीसरी क्लास है जिसमें आज हम विभिन्न प्रकार के ट्रांसफार्मर के बारे में अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने ट्रांसफार्मर की पिछली 2 क्लास नहीं देखी है तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर जाके आप पिछली क्लासें देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम विभिन्न कार्यों में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के ट्रांसफार्मर की संरचना, उनकी कार्यप्रणाली एवं उनके उपयोग के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर की संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें, पूरा देखें और ध्यान से देखें। मैं DR सैनी स्मार्ट टेक्निकल क्लासेज चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपन ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर के प्रकार के बारे में अगर हम बात करें तो जो पहला नंबर का जो प्रकार आता है उसमें आता है पहला स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप जो ट्रांसफार्मर है उसको हिंदी में ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। अगर इस ट्रांसफार्मर की संरचना की अगर बात करें तो इस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में जो फेरों की संख्या होती है वो तो होती है कम। प्राइमरी वाइंडिंग में फेरे मतलब टर्न्स की संख्या क्या होती है? कम होती है। जबकि इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग में जो फेरों की संख्या होती है वो क्या होती है? ज़्यादा होती है। क्या होती है? ज़्यादा। अगर मैं प्राइमरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या मान लूँ N1 और सेकेंडरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या मान लूँ क्या? N2, तो जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है उसके अंदर क्या होगा? N2 का मान ज़्यादा होगा किससे? N1 से। मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या ज़्यादा होगी और प्राइमरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या क्या होगी? कम। ये जो ट्रांसफार्मर है इसको अपन जो इनपुट वोल्टेज देते हैं उस इनपुट वोल्टेज को यह बढ़ाकर अपन को अधिक आउटपुट वोल्टेज देता है। आउटपुट में क्या देता है? अधिक वोल्टेज देता है। आउटपुट में क्या करता है? ये अधिक वोल्टेज देता है। जैसे मान लो मैंने इसको इनपुट में दिया 11 kV, तो यह मेरे को जो आउटपुट में देगा वो देगा कितना? 33 kV, मतलब 11 kV से ज़्यादा देगा। तो ऐसा ट्रांसफार्मर जो इनपुट वोल्टेज के मान को बढ़ाकर अधिक आउटपुट वोल्टेज अपन को प्रदान करे वो ट्रांसफार्मर कहलाता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है? वोल्टेज के मान को क्या करता है? ये बढ़ाता है। तो अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर की पहली बात याद अपन नोट करें तो पहली बात क्या होगी? यह वोल्टेज के मान को क्या करता है? बढ़ाता है। क्या करता है? वोल्टेज के मान को बढ़ाता है। दूसरा, अपन ने ट्रांसफार्मर के अंदर पढ़ा था भाई ट्रांसफार्मर है वो शक्ति के मान में कोई परिवर्तन नहीं करता है। मतलब इसकी जो इनपुट में जितनी अपन पावर देंगे उतनी की उतनी ही पावर अपन को किस में प्राप्त होगी? आउटपुट में। मतलब शक्ति के मान में ये कोई परिवर्तन नहीं करता है। मान लो इसके इनपुट की जो पावर है वो P1 है, बराबर है V1 × I1। आउटपुट में जो पावर दे रहा है वो दे रहा है P2 बराबर मान लो V2 × I2। यहाँ पर क्या होगा? P1 बराबर क्या होगा आपका? P2। मान लो मैंने P1 को जो पावर दी है वो दी है 200 वाट। कितनी दी है? 200 वाट। अगर P1 को मैंने पावर, P1 का मान कितना मान लिया अपन ने? 200 वाट। तो P2 का मान भी कितना होगा? 200 वाट ही होगा। कितना होगा? 200 वाट। क्योंकि ट्रांसफार्मर पावर के मान में कोई परिवर्तन नहीं करता है। प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर जो पावर होगी वही पावर होगी सेकेंडरी वाइंडिंग में। अब ये ट्रांसफार्मर क्या करता है? वोल्टेज के मान को क्या करता है? बढ़ाता है। अगर इसका मान लो इसका जो वोल्टेज है, प्राइमरी वाइंडिंग का जो वोल्टेज है वो अपन मान लेते हैं, यहाँ पर मान लेता हूँ मैं V1 बराबर मैं मान लेता हूँ कितना? 50 वोल्ट है। कितना है? 50 वोल्ट। अगर प्राइमरी वाइंडिंग का वोल्टेज कितना है? 50 वोल्ट। तो देखो इसको मैंने मान लिया V1 की जगह कितना रख दिया? 50 × I1। तो I1 का मान कितना आ जाएगा अपन के पास? I1 से 50 क्या हो रहा है? गुणा, और गुणा वाली संख्या इस तरफ जाएगी तो क्या लग जाएगा? भाग। तो I1 बराबर हो जाएगा 200/50 बराबर कितना आ जाएगा? 4 एम्पियर। तो इस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर जो करंट का मान आया वो कितना आया? 4 एम्पियर।
अब ये क्या करेगा, वोल्टेज के मान को क्या करेगा, बढ़ाएगा। मान लो सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर वोल्टेज 50 तो हो नहीं रहा, 50 से क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा ही होगा। मान लेते हैं अपन सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर जो वोल्टेज है उसका मान है कितना, 100 वोल्ट। मतलब ये ट्रांसफॉर्मर 50 वोल्ट इसको इनपुट देते हैं तो आउटपुट में कितना देता है, ये 100 वोल्ट देता है। तो V2 का मान अब अपन यहाँ पर कितना रखेंगे, 100 इंटू क्या करेंगे अपन, I2। अब यहाँ पर अगर मैं I2 का मान निकालूंगा तो I2 बराबर हो जाएंगे 200/100, बराबर आ जाएगी क्या, 2 एम्पियर। तो ये ट्रांसफार्मर वोल्टेज के मान को तो क्या कर रहा है, 50 से कितना कर रहा है, 100 कर रहा है। मतलब वोल्टेज के मान को तो क्या करता है, ये बढ़ाता है। लेकिन इस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग की करंट जो I1 है उसका मान कितना है, 4 एम्पियर। और सेकेंडरी वाइंडिंग की जो करंट I2 है उसका मान कितना है, 2 एम्पियर। मतलब इस ट्रांसफार्मर ने करंट का मान क्या कर दिया, 4 से क्या हो गया आपका 2, 4 से 2 हो गया। मतलब करंट का मान क्या हो गया, कम हो गया। क्या हो गया, कम। तो जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है वो वोल्टेज के मान को तो क्या करता है, बढ़ाता है। लेकिन ये क्या करता है, लेकिन ये जो ट्रांसफार्मर है, जो करंट है, उस करंट के मान को क्या करता है, आपका कम करता है। क्या करता है, कम करता है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज के मान को तो बढ़ाता है लेकिन करंट का मान क्या करता है, कम करता है। इसका जो उपयोग है, ये तो हो गया आपका इसकी संरचना के बारे में। भाई सेकेंडरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या ज़्यादा होती है, प्राइमरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या क्या होती है, कम। इनपुट वोल्टेज के मान को क्या करता है, बढ़ाता है। करंट के मान को क्या करता है, ये कम करता है। इसकी बात करें अगर उपयोग की, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का जो उपयोग है वो कहाँ पर किया जाता है, तो स्टेप अप जो ट्रांसफार्मर है उसका उपयोग किया जाता है विद्युत उत्पादन केंद्रों पर। कहाँ पर, विद्युत उत्पादन केंद्रों। विद्युत उत्पादन केंद्र मतलब जहाँ पर लाइट को क्या किया जाता है, जो अपन की जो सप्लाई है, विद्युत है, उसको जहाँ पर पैदा किया जाता है वहाँ पर इन ट्रांसफार्मर का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ये वहाँ पर क्या करते हैं, वोल्टेज को मान को बढ़ाने के लिए क्या किए जाते हैं, उपयोग किए जाते हैं। तो ये तो होगी आपकी स्टेप अप ट्रांसफार्मर। दूसरा है आपका कौन सा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। पहला तो कौन सा हो गया आपका, स्टेप अप। अगर मैं दूसरे की बात करूँ तो इसके अंदर आपका जो दूसरा ट्रांसफार्मर है, अलग कलर ले लेता हूँ मैं, आपका जो दूसरा ट्रांसफार्मर होगा वो ट्रांसफार्मर कहलाएगा आपका स्टेप डाउन। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को हिंदी में बोलते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर या अपचाई परिणामित्र भी बोल सकते हैं। ट्रांसफार्मर को हिंदी में क्या बोलते हैं अपन, परिणामित्र। तो अगर स्टेप अप वोल्टेज के मान को बढ़ा रहा है तो स्टेप डाउन सीधा सीधा वोल्टेज के मान को क्या करेगा, आपका कम करेगा। क्या करेगा, कम। और यदि ये वोल्टेज के मान को कम करता है तो ये करंट के मान को क्या करेगा, आपका बढ़ाएगा। करंट का मान क्या करेगा, बढ़ाएगा। अब देखो अपचाई ट्रांसफार्मर, जैसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर के अंदर प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर फेरों की संख्या क्या थी, कम, और सेकेंडरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या क्या थी, ज़्यादा। लेकिन जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है उसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग है, उसकी प्राइमरी वाइंडिंग में जो फेरों की संख्या N1 है उसका मान तो क्या होता है, ज़्यादा। मतलब N1 का मान क्या होता है इसके अंदर, ज़्यादा। जबकि इसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग में जो फेरों की संख्या होती है वो क्या होती है, आपकी कम होती है। क्या होती है, कम। मतलब जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है उसके अंदर N1 का मान तो ज़्यादा होता है और N2 का मान क्या होता है, कम होता है। तो ये ट्रांसफार्मर क्या करेगा, जो इनपुट वोल्टेज इसको देंगे उसके मान को कम करके आउटपुट में अपन को कम वोल्टेज देगा। तो ऐसा ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज के मान को कम कर दे वो ट्रांसफार्मर कहलाएगा कौन सा, आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अगर इसके उपयोग की बात करें तो स्टेप डाउन जो ट्रांसफार्मर है उसका उपयोग किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशनों पर। कहाँ पर किया जाता है इसका उपयोग, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन। डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन का अगर हिंदी में बात करें तो वितरण केंद्रों पर। कहाँ पर किया जाता है, वितरण केंद्रों। वितरण केंद्र मतलब जहाँ से लाइट को अलग अलग फीडर्स के अंदर क्या किया जाता है, बांटा जाता है, वहाँ पर अपन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का क्या करते हैं, अपन उपयोग करते हैं। तो ट्रांसफार्मर दो पढ़े अपन ने, एक तो स्टेप अप और एक स्टेप डाउन। अभी इसको अपन नोट कर लेते हैं नोट्स के रूप में, क्योंकि फ्रेंड्स पढ़ने के साथ साथ आप नोटबुक और पेन भी रखा करो। जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको साथ साथ आप अपनी नोटबुक में नोट कर लिया करो ताकि आपके लिए नोट्स तैयार हो जाएंगे।
तो जो पहला ट्रांसफार्मर है वो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का ये डायग्राम दे रखा है। ये इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है क्योंकि इसको अपन ने सप्लाई के साथ जोड़ रखा है। ये इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग है, इसको अपन ने लोड के साथ जोड़ रखा है। प्राइमरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या कम है और सेकेंडरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या क्या है, ज़्यादा। तो यार क्या करता है, वोल्टेज के मान को क्या करता है, बढ़ाता है। धारा के मान को क्या करता है, कम करता है। इसमें N1 का मान कम होता है और N2 का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं अपन, विद्युत उत्पादन केंद्रों पर इसका उपयोग किया जाता है। तो ये तो हो गया आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अगला चलते हैं, सेकेंड नंबर पे दे रखा है आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसके अंदर देखो प्राइमरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या ज़्यादा है और सेकेंडरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या क्या है, कम है। तो इसके अंदर N1 का मान तो ज़्यादा होगा और N2 का मान क्या होगा, कम। ये क्या करता है, वोल्टेज के मान को क्या करता है, घटाता है। दूसरा, धारा के मान को क्या करता है, बढ़ाता है। N1 का मान N2 से क्या होता है, ज़्यादा। इसका जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है विद्युत वितरण केंद्रों पर, इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर स्टेप अप और स्टेप डाउन। अगला जो ट्रांसफार्मर है वो है कोर टाइप ट्रांसफार्मर। कोर टाइप ट्रांसफार्मर की यदि संरचना की बात करें तो ये जो ट्रांसफार्मर की क्रोड है, इस ट्रांसफार्मर की क्रोड के अंदर ये जो ऊर्ध्वाधर हिस्सा होता है, इस ऊर्ध्वाधर हिस्से को बोलते हैं अपन लिम्ब। और ये जो क्षैतिज हिस्सा होता है, इसके ऊपर वाला हिस्सा, इस क्षैतिज हिस्से को बोलते हैं अपन योक। तो ये तो होता है लिम्ब और ये होता है क्या, योक। तो लिम्ब पर क्या करते हैं, कोर टाइप ट्रांसफार्मर में सबसे पहले लिम्ब के ऊपर अपन लगाते हैं कुचालक पदार्थ। लिम्ब के चारों तरफ अपन कुचालक पदार्थ को क्या करते हैं, अपन लपेटते हैं। कुचालक पदार्थ को लपेटने के पश्चात इस वाली जो लिम्ब है, इसके ऊपर लेते हैं सबसे पहले लो वोल्टेज वाइंडिंग। लो वोल्टेज वाइंडिंग के आधे हिस्से को इस लिम्ब के ऊपर लपेटते हैं और शेष आधे हिस्से को इस लिम्ब के ऊपर लपेटा जाता है। मतलब लो वोल्टेज वाइंडिंग को दोनों लिम्बों के ऊपर आधा आधा लपेटा जाता है। ट्रांसफार्मर की वो वाइंडिंग जिसके अंदर फेरों की संख्या कम होती है वो ट्रांसफार्मर की लो वोल्टेज वाइंडिंग कहलाती है। और ट्रांसफार्मर के अंदर वो वाइंडिंग जिसके अंदर फेरों की संख्या ज़्यादा होती है वो ट्रांसफार्मर की हाई वोल्टेज वाइंडिंग कहलाती है। तो ये जो लिम्ब होती है, लिम्ब के ऊपर सबसे पहले आधी लो वोल्टेज वाइंडिंग को इस लिम्ब के ऊपर और आधी लो वोल्टेज वाइंडिंग को इस लिम्ब के ऊपर लपेटा जाता है। लो वोल्टेज वाइंडिंग लपेटने के पश्चात फिर लो वोल्टेज वाइंडिंग के चारों तरफ इंसुलेशन लपेटा जाता है। इंसुलेशन लपेटने के पश्चात उसके ऊपर फिर हाई वोल्टेज वाइंडिंग लेते हैं और हाई वोल्टेज वाइंडिंग के आधे हिस्से को इस लिम्ब के ऊपर और जो शेष आधा हिस्सा है उसको इस दूसरे वाले लिम्ब के ऊपर क्या कर दिया जाता है, लपेट दिया जाता है। तो इस प्रकार कोर टाइप ट्रांसफार्मर के अंदर लो वोल्टेज वाइंडिंग और हाई वोल्टेज वाइंडिंग दोनों को दोनों लिम्ब के ऊपर आधा आधा लपेटा जाता है। वाइंडिंग को लपेटते समय अपन को इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो क्रोड पर सबसे पहले जो वाइंडिंग लगाएंगे वो हमेशा लो वोल्टेज वाइंडिंग लगाते हैं, उसके ऊपर लगाते हैं हाई वोल्टेज वाइंडिंग। क्रोड पर लो वोल्टेज वाइंडिंग लगाने से अपन को ये लाभ होता है कि क्रोड और ये जो लो वोल्टेज वाइंडिंग है इसके बीच में अपन को जो इंसुलेशन है वो कम करना पड़ता है, जिससे अपन के इंसुलेशन की लागत क्या हो जाती है, कम होती है। क्योंकि लो वोल्टेज वाइंडिंग का वोल्टेज क्या होता है, कम होता है, तो कम वोल्टेज के लिए इंसुलेशन भी अपन को कम लगाना पड़ेगा। लेकिन यदि अपन पहले क्रोड पर हाई वोल्टेज वाइंडिंग लगा देते हैं तो यहाँ पर क्रोड और हाई वोल्टेज वाइंडिंग के बीच अपन को इंसुलेशन ज़्यादा लगाना पड़ेगा, जिससे इंसुलेशन की लागत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इंसुलेशन की लागत को कम करने के लिए जो क्रोड की जो लिम्ब होती है उस लिम्ब के चारों तरफ सबसे पहले लो वोल्टेज वाइंडिंग को लपेटा जाता है, उसके बाद ही हाई वोल्टेज वाइंडिंग को लपेटा जाता है। अगला जो ट्रांसफार्मर है वो है अपना सेल टाइप ट्रांसफार्मर। सेल टाइप ट्रांसफार्मर के अंदर ये देखें तो ये जो यहाँ पर कितनी लिम्ब दिख रही है आपको, 3। एक तो ऊर्ध्वाधर हिस्सा ये रहा क्रोड का, दूसरा ऊर्ध्वाधर हिस्सा ये और तीसरा ऊर्ध्वाधर हिस्सा। तो ऊर्ध्वाधर हिस्से को क्या बोलते हैं अपन, लिम्ब, और जो क्षैतिज हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, योक। तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर के अंदर तो अपन ने क्या देखा था, जो दोनों साइड की लिम्ब होती है उन दोनों साइड की लिम्ब के ऊपर वाइंडिंग को लपेटा गया था। लेकिन सेल टाइप ट्रांसफार्मर के अंदर जो वाइंडिंग होती है उस वाइंडिंग को केवल मध्य वाली क्रोड पर ही लपेटा जाता है। दोनों साइड वाली क्रोड पर कोई वाइंडिंग को लपेटा नहीं जाता। ओनली जो मध्य वाली क्रोड है
इस मध्य वाली क्रोड के ऊपर ही लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज दोनों वाइंडिंग को लपेटा जाता है। सबसे पहले क्रोड पर लगाएंगे अपन इंसुलेशन, फिर यहाँ पर लेंगे लो वोल्टेज वाइंडिंग। लो वोल्टेज वाइंडिंग का एक टर्न इस क्रोड के ऊपर लगा देंगे, फिर इंसुलेशन लगाएंगे, फिर उसके ऊपर लगाएंगे हाई वोल्टेज वाइंडिंग, फिर लो वोल्टेज वाइंडिंग, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर लो। तो यहाँ पर एक टर्न तो लो वोल्टेज वाइंडिंग का लगाते हैं, फिर उसके बाद में लगाते हैं हाई वोल्टेज वाइंडिंग। प्रत्येक लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज वाइंडिंग के बीच में इंसुलेशन लगाया जाता है। तो यहाँ पर देखो इंसुलेशन की मात्रा क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा होगी ना, क्योंकि इंसुलेशन अपन को यहाँ पर भी, यहाँ पर प्रत्येक टर्न के बीच में यहाँ पर इंसुलेशन किया जाता है। इस कारण जो सेल टाइप ट्रांसफार्मर है उसके अंदर इंसुलेशन की लागत क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्या होती है, ज़्यादा। तो ये इंसुलेशन ट्रांसफार्मर के ऊपर वाइंडिंग को लपेटने का तरीका है, एक टर्न लो वोल्टेज वाइंडिंग का, फिर हाई वोल्टेज वाइंडिंग को कौन सी क्रोड के ऊपर लपेटते हैं, मध्य वाली क्रोड पर। सेल टाइप और कोर टाइप दोनों ट्रांसफार्मर के अंदर अंतर देखते हैं, दोनों ट्रांसफार्मर के अंदर क्या अंतर होता है। तो दोनों डायग्राम आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर केवल कितनी लिंब है, 1 और 2। यहाँ पर कितनी लिंब दिखाई दे रही है आपको, 3। तो जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर केवल 2 लिंब होती है और सेल टाइप ट्रांसफार्मर के अंदर 3 लिंब होती है। कोर टाइप ट्रांसफार्मर के अंदर आधी लो वोल्टेज वाइंडिंग को इस तरफ लपेटा जाता है और आधी लो वोल्टेज वाइंडिंग को इस तरफ लपेटा जाता है, जबकि सेल टाइप ट्रांसफार्मर के अंदर केवल मध्य वाली क्रोड पर ही दोनों वाइंडिंगों को लपेटा जाता है। कोर टाइप ट्रांसफार्मर के अंदर इंसुलेशन की लागत क्या होती है, कम होती है। यहाँ पर इंसुलेशन देखो अपन को एक तो यहाँ पर लगाना पड़ रहा है और दूसरा इन दोनों वाइंडिंग, केवल 2 जगह ही यहाँ पर अपन को इंसुलेशन लगाना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्रत्येक वाइंडिंग के बीच में अपन को इंसुलेशन लगाना पड़ता है। इस कारण कोर टाइप ट्रांसफार्मर के अंदर इंसुलेशन की लागत होती है कम और सेल टाइप ट्रांसफार्मर के अंदर इंसुलेशन की लागत होती है क्या, ज़्यादा। जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर है इसके अंदर देखो चुंबकीय फ्लक्स के लिए केवल कितना रास्ते हैं, यहाँ पर केवल एक ही मार्ग है। तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर के अंदर चुंबकीय फ्लक्स के लिए केवल एक ही मार्ग होता है, जबकि सेल टाइप ट्रांसफार्मर के अंदर देखो चुंबकीय फ्लक्स इधर से होकर भी आ रहा है और इधर से होकर भी आ रहा है। सेल टाइप ट्रांसफार्मर के अंदर चुंबकीय फ्लक्स के लिए कितने मार्ग होते हैं, 2 मार्ग होते हैं। कितने होते हैं, 2। दूसरा, जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर है उसके अंदर लीकेज फ्लक्स का मान क्या होता है, ज़्यादा। मतलब प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर जो फ्लक्स पैदा हो रहा है वो सेकेंडरी वाइंडिंग तक जाएगा, कम फ्लक्स पहुंचता है प्राइमरी से सेकेंडरी तक, क्योंकि ये वाइंडिंग एक दूसरे से क्या है, दूर दूर है। आधी प्राइमरी यहाँ पर, आधी प्राइमरी यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ तक जो फ्लक्स पहुँचने हैं तो उसमें लीकेज फ्लक्स का मान क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। जबकि सेल टाइप ट्रांसफार्मर के अंदर दोनों वाइंडिंगों को एक ही क्रोड पर लपेटा जाता है, जिसके कारण लीकेज फ्लक्स का मान यहाँ पर क्या होता है, कम। तो कोर टाइप में लीकेज फ्लक्स ज़्यादा और सेल टाइप में लीकेज फ्लक्स क्या होता है, कम। अगर यहाँ पर लीकेज फ्लक्स ज़्यादा होगा तो सेकेंडरी तक अपन का जो चुंबकीय फ्लक्स है वो कम पहुँचेगा, जिससे सेकेंडरी के अंदर पैदा होने वाले विद्युत वाहक बल का मान क्या रहेगा, कम। तो यहाँ पर लीकेज फ्लक्स ज़्यादा होने के कारण इसके अंदर पैदा होने वाले ईएमएफ का मान क्या होता है, कम होता है। प्रति टर्न जो ईएमएफ पैदा हो रहा है वो क्या होता है, यहाँ पर कम। जबकि यहाँ पर लीकेज फ्लक्स क्या होता है, कम होता है। तो ईएमएफ प्रति टर्न का मान क्या होता है, यहाँ पर ज़्यादा होता है। मतलब प्रति टर्न पैदा होने वाले विद्युत वाहक बल का मान यहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा होता है। जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर है इसको अपन हाई वोल्टेज वाले जो ट्रांसफार्मर है उनके अंदर इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इसका कारण ये है कि यहाँ पर दोनों वाइंडिंगों के बीच में अपन इंसुलेशन आसानी से कर सकते हैं। जबकि जो सेल टाइप ट्रांसफार्मर है उसको अपन लो वोल्टेज के लिए यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक टर्न के बीच में ज़्यादा इंसुलेशन लगाना क्या होता है, कठिन होता है। तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है हाई वोल्टेज वाले ट्रांसफार्मर में और सेल टाइप का प्रयोग किया जाता है लो वोल्टेज वाले ट्रांसफार्मर के अंदर। यहाँ पर देखो केवल कितने लिंब है, यहाँ पर 2, यहाँ पर कितने लिंब है, यहाँ पर 3। तो अपन को यहाँ पर आयरन की मात्रा, मतलब लोहे की या फिर जो सिलिकॉन स्टील है उसकी कितनी ज़्यादा मात्रा की आवश्यकता होगी। यहाँ पर केवल 2 लिंब होने के कारण सिलिकॉन स्टील या आयरन की मात्रा अपन को क्या होगी, कम आवश्यकता होगी। तो जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर है उसके अंदर आयरन की लागत क्या होती है, कम। जबकि सेल टाइप ट्रांसफार्मर के अंदर आयरन की लागत क्या होती है, ज़्यादा।
लेकिन क्या होता है कोर टाइप ट्रांसफार्मर के अंदर, देखो वाइंडिंग यहाँ पर और यहाँ पर लगा रहे हैं ना, तो जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर कॉपर की आवश्यकता क्या होगी, ज्यादा। लोहे की तो कम होगी लेकिन कॉपर की क्या होगी, ज्यादा। लेकिन सेल टाइप ट्रांसफार्मर के अंदर दोनों वाइंडिंगों को केवल एक ही लिंब के ऊपर लपेटा जाता है, इस कारण यहाँ पर कॉपर की जो आवश्यकता होती है वो क्या होती है, अपन को कम होती है। इसके अंदर देखो दोनों लिंब का क्षेत्रफल क्या है, समान। लेकिन सेल टाइप ट्रांसफार्मर के अंदर अपन देखें तो जो मध्य वाली लिंब है इसका क्षेत्रफल दोनों साइड वाली लिंब के क्षेत्रफल से क्या होता है, ज्यादा। तो सेल टाइप ट्रांसफार्मर के अंदर मध्य वाली लिंब का क्षेत्रफल क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। तो ये आपके कोर टाइप और सेल टाइप दोनों ट्रांसफार्मर के अंदर क्या है, अंतर है। अब इनको अपन नोट्स के रूप में अगर लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, ये आपको कोर टाइप और सेल टाइप ट्रांसफार्मर के अंदर जो अंतर है वो आपको मैंने लिख के बता रखा है। जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर है उसके अंदर कितने लिंब होती है, 2। सेल टाइप के अंदर कितने लिंब होती है, 3। कोर टाइप के अंदर इंसुलेशन की लागत क्या होती है, कम, जबकि सेल टाइप के अंदर इंसुलेशन की लागत क्या होती है, ज़्यादा होती है। कोर टाइप में लीकेज फ्लक्स का मान क्या होता है, ज़्यादा, जबकि सेल टाइप में लीकेज फ्लक्स का मान क्या होता है, कम। कोर टाइप ट्रांसफार्मर के अंदर ईएमएफ प्रति टर्न का मान यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है, कम, क्योंकि लीकेज फ्लक्स क्या है, ज़्यादा। जबकि सेल टाइप ट्रांसफार्मर के अंदर ईएमएफ प्रति टर्न का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है। कोर टाइप ट्रांसफार्मर के अंदर केवल 2 लिंब होती है, इस कारण आयरन की अपन को क्या होती है, कम आवश्यकता होती है, लेकिन कॉपर की आवश्यकता क्या होती है अपन को, ज़्यादा। जबकि जो सेल टाइप ट्रांसफार्मर है उसके अंदर 3 लिंब होने के कारण आयरन की आवश्यकता अपन को ज़्यादा होगी, लेकिन कॉपर की आवश्यकता वहाँ पर क्या होगी, कम होगी। कोर टाइप ट्रांसफार्मर के अंदर फ्लक्स के लिए केवल एक ही मार्ग होता है, जबकि सेल टाइप ट्रांसफार्मर के अंदर फ्लक्स के लिए कितने मार्ग होते हैं, 2। कोर टाइप ट्रांसफार्मर के अंदर दोनों लिंब का क्षेत्रफल क्या होता है, समान, जबकि सेल टाइप ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है, बीच वाले लिंब का क्षेत्रफल क्या होता है, ज़्यादा। इसको मैं नोट कर देता हूँ। कोर टाइप ट्रांसफार्मर क्या होता है, दोनों लिंब का क्षेत्रफल क्या होता है, समान, जबकि इसके अंदर बीच वाले लिंब का क्षेत्रफल क्या होता है, ज़्यादा होता है। कोर टाइप ट्रांसफार्मर को अपन हाई वोल्टेज के लिए यूज करते हैं। हाई वोल्टेज के लिए जो ट्रांसफार्मर यूज करते हैं उनके अंदर कोर टाइप का क्या करते हैं अपन, उपयोग करते हैं। जबकि सेल टाइप है उसको अपन लो वोल्टेज के लिए यूज करते हैं। तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर के अंदर जो वाइंडिंग लगाते हैं उसमें कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग यूज करते हैं, जबकि सेल टाइप ट्रांसफार्मर के अंदर सैंडविच टाइप की वाइंडिंग लगाते हैं। तो ये हो गया अपने कोर टाइप और सेल टाइप। अगला जो ट्रांसफार्मर है वो है अपना बेरी टाइप ट्रांसफार्मर। बेरी टाइप ट्रांसफार्मर की ये क्रोड ही है, ये पर जो क्रोड होती है वो सिलेंड्रिकल आकार की होती है, यानी कि इस प्रकार से। इसके अंदर ये जो लिंब होती है इन लिंब का मान क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। ये ट्रांसफार्मर की क्रोड है, इन सभी क्रोड को अपन ने इस प्रकार से गोलाकार आकृति के अंदर क्या कर रखा है, जोड़ रखा है। ये क्रोड है आपका, देखो यहाँ पर ये क्या लगा रखा है, मैग्नेटिक क्रोड। ये भी क्रोड है, ये भी क्रोड है, ये भी क्रोड है, ये भी क्रोड है। तो यहाँ पर जो क्रोड होती है उनका मान क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा। फिर इसके जो सभी क्रोड को ये जो सिरा एक जगह मिला हुआ है इसके ऊपर सबसे पहले लगाते हैं अपन लो वोल्टेज वाइंडिंग। सबसे पहले तो इंसुलेशन लगाएंगे, इंसुलेशन लगाने के बाद यहाँ पर लगाते हैं अपन कौन सी, लो वोल्टेज वाइंडिंग। लो वोल्टेज वाइंडिंग लपेटने के पश्चात फिर उसके चारों तरफ वापस इंसुलेशन लगाया जाता है, फिर उसके ऊपर लगाते हैं अपन कौन सी, ये हाई वोल्टेज वाइंडिंग। तो ये जो व्हाइट कलर की दिख रही है ये तो है आपकी लो वोल्टेज वाइंडिंग, और ये जो ग्रीन कलर की दिख रही है ये है आपकी कौन सी, हाई वोल्टेज वाइंडिंग। तो जो बेरी टाइप ट्रांसफार्मर है, बेरी टाइप ट्रांसफार्मर के अंदर देखो चुंबकीय बल रेखाओं के लिए बहुत सारे मार्ग हो गए ना, तो बेरी टाइप ट्रांसफार्मर के अंदर लीकेज फ्लक्स का मान क्या होता है, बहुत ही कम होता है। लीकेज फ्लक्स का मान क्या होता है, बहुत ही कम। और लीकेज फ्लक्स का मान यदि बहुत ही कम होगा तो इस बेरी टाइप ट्रांसफार्मर के अंदर जो ईएमएफ प्रति टर्न है, पैदा होने वाले जो विद्युत वाहक बल है उसका मान क्या रहेगा, बहुत ही ज़्यादा। चुंबकीय बल रेखाओं के लिए बहुत सारे मार्ग होते हैं, इस कारण ये जो बेरी कोर टाइप ट्रांसफार्मर होते हैं उनका उपयोग विशेष कार्यों में प्रयुक्त होने वाले ट्रांसफार्मर के अंदर ही इस क्रोड का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये है आपका बेरी टाइप ट्रांसफार्मर। तो अगर बेरी टाइप ट्रांसफार्मर की अगर बात करें तो इसका प्रयोग विशेष कार्यों में प्रयुक्त होने वाले ट्रांसफार्मर में किया जाता है। इसमें जो लीकेज फ्लक्स है उस लीकेज फ्लक्स का मान क्या होता है, बहुत ही कम। तो ये हो गया आपका कोर टाइप, सेल टाइप और बेरी टाइप। अगला जो ट्रांसफार्मर है वो है आपका आइडियल ट्रांसफार्मर।
तो ये आइडियल ट्रांसफार्मर का आपको डायग्राम दे रखा है। इस आइडियल ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है, इसकी जो दक्षता होती है वो दक्षता क्या होती है, 100% होती है। इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों के बीच में जो प्रतिरोध होता है और प्रतिघात होता है, उन दोनों का मान क्या होता है, 0 होता है। मतलब ये जो ट्रांसफार्मर है आइडियल ट्रांसफार्मर, इसको प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर अपन जितनी सप्लाई देंगे उतनी ही सप्लाई अपन को सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर प्राप्त होगी। आइडियल ट्रांसफार्मर प्राइमरी वाइंडिंग के विद्युत वाहक बल या जो ऊर्जा है, वैद्युतिक ऊर्जा, उसके मान में बिल्कुल भी हानि नहीं करता है। जितना इसको अपन इनपुट देंगे उतना ही ये अपन को आउटपुट प्राप्त होता है। मतलब आइडियल ट्रांसफार्मर के अंदर कॉपर लॉस और जो कोर लॉस होता है, उन दोनों का मान क्या होता है, 0 होता है। आइडियल ट्रांसफार्मर है उसके अंदर ये जो क्रोड होती है, इस क्रोड की जो पारगम्यता है, मतलब इसकी जो परमिबिलिटी है, उसका मान क्या होता है, अनंत होता है। जैसे चालकता होती है, विद्युत के अंदर क्या होती है, चालकता। चालकता क्या करती है, किसी भी सर्किट के अंदर करंट को प्रवाहित करने में क्या होती है, सहायता प्रदान करती है। उसी प्रकार चुंबकीय परिपथों के अंदर क्या होता है, जो चुंबकीय फ्लक्स है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए या प्रवाहित करने में जो सहायता प्रदान करती है वो कहलाती है उसकी परमिबिलिटी। तो अगर इसकी क्रोड की परमिबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा होगी, अगर इसकी क्रोड की परमिबिलिटी ज़्यादा होगी तो यहाँ पर जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो पूरा का पूरा फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग में से जाएगा। मतलब इसके अंदर लीकेज फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, 0। तो आइडियल ट्रांसफार्मर के अंदर लीकेज फ्लक्स का मान क्या होता है, 0 होता है। ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है उसकी जो परमिबिलिटी या पारगम्यता होती है वो क्या होती है, अनंत होती है। इसका जो रेजिस्टेंस होता है या रिएक्टेंस होता है उसका मान क्या होता है, बहुत ही कम होता है। इस ट्रांसफार्मर के अंदर कॉपर और आयरन लॉस, उसका मान कितना होता है, आपका 0 होता है। तो आइडियल ट्रांसफार्मर की अगर अपन बात करें तो इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का प्रतिरोध और प्रतिघात क्या होता है, 0 होता है। इस ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है, 100% होती है। इस ट्रांसफार्मर में कॉपर और आयरन लॉस दोनों क्या होता है, 0 होता है। इस ट्रांसफार्मर में कोर की पारगम्यता यानी कि परमिबिलिटी क्या होती है, अनंत होती है। इस ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स का मान क्या होता है, 0। तो ऐसा ट्रांसफार्मर जिसके अंदर लीकेज फ्लक्स का मान 0 हो, जिसकी दक्षता 100% हो, जिसके अंदर कॉपर लॉस और आयरन लॉस का मान 0 हो, जिसकी कोर की जो पारगम्यता वो अनंत हो, तो ये जो ट्रांसफार्मर है वो कहलाता है आदर्श ट्रांसफार्मर। ये केवल एक काल्पनिक ट्रांसफार्मर होता है, वास्तविकता में ऐसा कोई ट्रांसफार्मर नहीं होता है। आदर्श ट्रांसफार्मर के अंदर जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन दे रखे हैं इसके अंदर कुछ। आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए सही है, पहला दे रखा है प्रतिघात अनंत, पारगम्यता अनंत, प्रतिघात व पारगम्यता दोनों 0, और डी दे रखा है प्रतिघात व पारगम्यता अनंत। तो अगर बात करें प्रतिघात, तो आदर्श ट्रांसफार्मर के अंदर प्रतिघात का मान क्या होता है, 0, पारगम्यता क्या होती है, अनंत। तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या है, सही। आगे चले, प्रतिघात और पारगम्यता 0 नहीं हो सकती, ये भी गलत है, और प्रतिघात अनंत नहीं हो सकता, ये भी गलत है। तो अपन का जो सही आंसर आएगा वो आएगा बी, आदर्श ट्रांसफार्मर की पारगम्यता क्या होती है, अनंत होती है। अगला दे रखा है आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता किससे ज़्यादा होती है, 50% से ज़्यादा होती है, बी दे रखा है 70% से ज़्यादा, सी दे रखा है 90% से ज़्यादा, और डी दे रखा है 98% से ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा कौन सा, 98%, क्योंकि आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता किसके बराबर मानी गई है, 100% मानी गई है। तो इसके अंदर अपना जो आंसर सही रहेगा वो आंसर आएगा कौन सा, आपका डी वाला आंसर। कौन सा आएगा, डी वाला। अगला जो अपन का ट्रांसफार्मर है वो है पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। सबसे पहले अपन बात करते हैं पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर क्या किया जाते हैं, हाई वोल्टेज के लिए यूज किया जाते हैं। इनके अंदर वोल्टेज का मान, जहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा होता है वहाँ पर अपन पावर ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। मतलब जहाँ पर वोल्टेज को अपन को बढ़ाना हो, वोल्टेज को बढ़ाने के लिए अपन पावर ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। ये जो डायग्राम देख रहे हैं आपको, ये ट्रांसमिशन लाइन का डायग्राम है। मतलब लाइन को, यहाँ पर लाइट क्या होती है आपकी, पैदा होती है, और यहाँ पर मान लो ये आपका घर है, यहाँ पर आपकी लाइट आ रही है, फैक्ट्री है, वहाँ तक अपन को लाइट क्या करनी है, पहुँचानी है। तो जो लाइट पैदा होती है, जनरेटिंग स्टेशन होती है, वहाँ पर जो लाइट पैदा होती है वो कितने केवी की होती है, 11 केवी। मतलब 11,000 वोल्टेज अपन क्या करते हैं, पैदा करते हैं। उसके बाद क्या किया जाता है, इस 11 केवी की जो लाइट है उसको 400 केवी के अंदर क्या किया जाता है,
बदला जाता है। मतलब इस 11,000 वोल्टेज को 4 लाख वोल्टेज के अंदर क्या किया जाता है, इसको बदला जाता है। मतलब वोल्टेज के मान को क्या करते हैं अपन, बढ़ाते हैं। तो वोल्टेज के मान को बढ़ाने के लिए अपन करते हैं पावर ट्रांसफार्मर का क्या करते हैं अपन, उपयोग करते हैं। तो पावर ट्रांसफार्मर का उपयोग अपन करते हैं कहाँ पर, जनरेटिंग स्टेशन पर, जहाँ पर लाइट को पैदा किया जाता है वहाँ पर अपन पावर ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। मतलब ये जो पावर ट्रांसफार्मर है ये क्या करते हैं, वोल्टेज के मान को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। दूसरा, यहाँ पर देखो ये 400 केवी की लाइट आ रही है, फिर ये जो 400 केवी की लाइट है इसको अपन को 33 केवी में वापस क्या करना है, बदलना है। तो यहाँ पर भी अपन जो ट्रांसफार्मर काम में लेंगे वो भी ट्रांसफर आपका होगा पावर ट्रांसफार्मर, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज का मान क्या है, बहुत ही ज़्यादा। तो पावर ट्रांसफार्मर है, पावर ट्रांसफार्मर के अंदर वोल्टेज क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। तो पावर ट्रांसफार्मर का उपयोग ज़्यादा वोल्टेज के लिए करते हैं। पावर ट्रांसफार्मर के अंदर प्राइमरी वाइंडिंग भी डेल्टा में जुड़ी होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग भी क्या होती है, डेल्टा में जुड़ी होती है। अब यहाँ पर देखो 33 केवी आ गई ना। अब इस 33 केवी को अपन को यदि 11 केवी में बदलना है तो यहाँ पर अपन जो ट्रांसफार्मर काम में लेंगे वो ट्रांसफार्मर लेंगे अपन कौन सा, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। कौन सा लेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का प्रयोग वहाँ पर करते हैं जहाँ से लाइटों को अलग अलग फीडरों में अपन को बांटना होता है। अपने घरों के पास जो ट्रांसफार्मर लगा होता है वो ट्रांसफार्मर होता है डिस्ट्रीब्यूशन प्रकार का। मतलब वो आपके वोल्टेज को क्या करता है, कम करता है। तो वो ट्रांसफार्मर कहलाता है कौन सा, आपका डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर उसको कम वोल्टेज के लिए यूज करते हैं। दूसरा, पावर ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होती है अपन की, जो इसका पूर्ण लोड होता है उस पर क्या होती है, अधिकतम। और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के अंदर जो दक्षता होती है वो उसके 50%, जो उसका फुल लोड है उसके 50% पर क्या होती है, अधिकतम होती है। तो ये आपको पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर बताए कहाँ पर इसका उपयोग करते हैं। तो पावर ट्रांसफार्मर का उपयोग तो करते हैं जनरेटिंग स्टेशन पर, और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं अपन कहाँ पर, जहाँ पर लाइटों को क्या किया जाता है, बांटा जाता है, वोल्टेज को क्या किया जाता है, कम किया जाता है, वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का क्या करते हैं अपन, उपयोग करते हैं। तो यदि पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की अगर अपन बात करें, एक तो है पावर ट्रांसफार्मर और दूसरा है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। इनकी अगर बात करें तो जो पावर ट्रांसफार्मर है ये अपने क्या होती है, इनकी जो दक्षता होती है वो इसके फुल लोड पर क्या होती है, इनकी दक्षता अधिकतम होती है। जो भी इनका फुल लोड है, मान लो कोई ट्रांसफार्मर है वो मान लो 30 केवीए का है, तो जो पावर ट्रांसफार्मर है, पावर ट्रांसफार्मर के अंदर जो दक्षता होती है वो दक्षता इसकी क्या होती है, फुल लोड पर क्या होती है, अधिकतम होती है। जबकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के अंदर जो इसकी दक्षता होती है वो दक्षता क्या होती है, इसका जो फुल लोड है, फुल लोड के 50% पर, फुल लोड के 50% पर इसकी जो दक्षता होती है वो क्या होती है, अधिकतम होती है। क्या होती है, अधिकतम। फुल लोड का मतलब मान लो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, इससे मान लो आपके 1 2 3 4 और 5 घरों को अपन ने क्या कर रखी है, ये सप्लाई दे रखी है। अब ये तो है नहीं पांचों के पांचों घरों के अंदर जो लाइट है वो एक साथ तो जलेगी और एक साथ बुझेगी। किसी घर के अंदर मान लो जो वाटर पंप है वो चल रहा है, तो किसी के अंदर कूलर चल रहा है, किसी के अंदर एसी चल रहा है, तो इन पर लोड का मान क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा ना। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है इसकी दक्षता, जो इसका फुल लोड है उसके 50% लोड पर क्या होती है, इसकी दक्षता क्या होती है, अधिकतम होती है। पावर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वो वाइंडिंग है उसको जोड़ते हैं अपन डेल्टा में, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसको भी जोड़ते हैं अपन डेल्टा में। मतलब पावर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वाइंडिंग किस में जुड़ी होती है, डेल्टा में। जबकि जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसको जोड़ते हैं अपन डेल्टा के अंदर, और इसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग उसको जोड़ते हैं अपन किसके अंदर, स्टार के अंदर। मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है वो होता है डेल्टा स्टार प्रकार का। कौन सा होता है, डेल्टा स्टार प्रकार का। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है, जो कॉपर लॉसेस होता है, मतलब जो ताम्र हानि है, उस ताम्र हानि का मान क्या होता है, लोह हानि के मान से क्या होता है, कम होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होगा, जो ताम्र हानि है उस ताम्र हानि का जो मान होता है वो लोह हानि के मान से क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है। ये डायग्राम के अंदर मैंने और बता रखा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो जनरेटिंग स्टेशन है यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर लगाएंगे वो लगाएंगे पावर ट्रांसफार्मर, और ये यहाँ पर जो
33 केवी को 11 केवी के अंदर अपन बदलने के लिए ये जो स्मॉल घरों के अंदर 220 वोल्टेज लगाने के लिए जो ट्रांसफार्मर लगाया है, ये जो ट्रांसफार्मर है ये है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का डिस्ट्रीब्यूशन। तो हाई वोल्टेज के लिए तो पावर और लो वोल्टेज के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो अगर पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के अंदर अपन नोट करना चाहे तो ये पावर ट्रांसफार्मर ज़्यादा वोल्टेज के लिए यूज होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कम वोल्टेज के लिए क्या होता है, यूज होता है। पावर ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है वो पूर्ण भार पर क्या होती है, अधिकतम, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है इसके पूर्ण भार के 50% पर क्या होती है, ये अधिकतम होती है। इसमें क्या करते हैं अपन, सामान्य दक्षता यूज करते हैं। कौन से के अंदर, पावर ट्रांसफार्मर। सामान्य दक्षता मतलब दक्षता का फॉर्मूला होता है आउटपुट बटे इनपुट इंटू 100, ये क्या होती है, दक्षता। जबकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है, इसमें पूर्ण दिन क्षमता मतलब ऑल डे एफिशिएंसी का क्या करते हैं अपन, यूज करते हैं। मतलब 24 घंटे में कितना तो इसको इनपुट दिया, कितना इसने आउटपुट दिया, वो जो दक्षता होती है वो कहलाती है ऑल डे एफिशिएंसी। दक्षता ये जो आगे मैं आपको बताऊंगा विस्तार से, अभी केवल ये समझ लो 24 घंटे के अंदर इनपुट और आउटपुट उन दोनों का अनुपात कहलाती है पूर्ण दिन की दक्षता। पावर ट्रांसफार्मर होते हैं वो डेल्टा डेल्टा प्रकार के होते हैं, मतलब प्राइमरी वाइंडिंग डेल्टा में जुड़ती है और सेकेंडरी वाइंडिंग भी किस में जुड़ती है, डेल्टा में। जबकि जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं वो डेल्टा और स्टार प्रकार के होते हैं। प्राइमरी वाइंडिंग तो जुड़ती है डेल्टा में और सेकेंडरी वाइंडिंग जुड़ती है किसमें, स्टार में। पावर ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है, ताम्र हानि का मान क्रोड हानि से क्या होता है, ज़्यादा, मतलब इसके अंदर कॉपर लॉस का मान ज़्यादा होता है और लोह हानि का मान क्या होता है, कम होता है। जबकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है, इसमें ताम्र हानि का मान क्रोड हानि की तुलना में क्या होता है, कम होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के अंदर कॉपर लॉस का मान तो कम होता है और आयरन लॉस का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये है आपका पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के अंदर अंतर। अगला जो ट्रांसफार्मर है वो है आपका आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जो वोल्टेज के मान में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं करता है। मतलब जितना इसको वोल्टेज इनपुट में देंगे उतना का उतना ही वोल्टेज अपन ये आउटपुट में प्रदान करेगा। अगर मैं इसको इनपुट में 220 वोल्टेज देता हूँ तो ये मेरे को आउटपुट में भी 220 वोल्टेज ही देगा। मतलब वोल्टेज के मान में कोई परिवर्तन नहीं करता है। ये जो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर है इसके अंदर प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर फेरों की संख्या और सेकेंडरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। मतलब प्राइमरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या का अनुपात और सेकेंडरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या का जो अनुपात होता है वो होता है 1:1 होता है। आइसोलेशन जो ट्रांसफार्मर है इसका जो उपयोग किया जाता है वो हाई वोल्टेज पर पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट को जोड़ने के लिए क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। इसके अंदर देखो ये तो है इनपुट सर्किट ब्रेकर और ये दे रखा है आउटपुट सर्किट ब्रेकर। यहाँ पर ये मान लो एक सर्किट है, यहाँ से सप्लाई आ रही है, ये दूसरा सर्किट है जिसको अपन इस सर्किट के साथ क्या करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं। अगर अपन इन दोनों को डायरेक्ट जोड़ेंगे तो यहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा होगा। ज़्यादा वोल्टेज होने के कारण क्या होगा, इनके बीच का प्रतिरोध बढ़ जाएगा और उष्मा के कारण ये दोनों आपके जो जॉइंट बनाएंगे वो जॉइंट क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। तो हाई वोल्टेज पर एक सर्किट को दूसरे सर्किट से जोड़ने के लिए अपन आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो अगर आइसोलेशन ट्रांसफार्मर के अंदर अगर हम देखें तो ऐसा ट्रांसफार्मर जिसकी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का टर्न रेशियो यानी कि फेरों का अनुपात 1:1 हो, वो ट्रांसफार्मर कहलाता है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। मतलब इसकी प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर फेरों की संख्या और सेकेंडरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या क्या होती है, बराबर। N1 अनुपात N2, इन दोनों का जो अनुपात होता है N1 और N2, इन दोनों का अनुपात 1:1 होता है। अर्थात N1/N2 बराबर होता है 1/1। जो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर है वो वोल्टेज के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं करता है। इनपुट का जो वोल्टेज, अगर इनको इनपुट में 220 वोल्टेज देंगे तो आउटपुट में भी अपन को 220 वोल्टेज ही प्राप्त होगा। वोल्टेज के मान को ये बिल्कुल भी घटाता बढ़ाता नहीं है। इसका उपयोग हाई वोल्टेज पर पावर को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। तो जो इसका उपयोग क्या करते हैं अपन, हाई वोल्टेज पर पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफर करने के लिए क्या आता है, मतलब हाई वोल्टेज पर दो सर्किटों को आपस में जोड़ने के लिए अपन आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। अगर अपन क्वेश्चन देखें तो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में अगर प्राइमरी वाइंडिंग का वोल्टेज 400 वोल्ट है तो सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज कितना होगा। अगर इस क्वेश्चन को अगर अपन सोल्व करें तो प्राइमरी वाइंडिंग का वोल्टेज दिया है, अगर मैं प्राइमरी वाइंडिंग का वोल्टेज मान लूँ E1
E1 अपन को कितना दिया है इन्होंने, 400 वोल्टेज। कितना दिया है, 400। अपन को क्या पूछ रहा है, सेकेंडरी साइड का वोल्टेज कितना होगा, मतलब E2 का मान अपन को निकालना है। क्या निकालना है, E2 का मान। अपन जानते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर अपन ने अभी पढ़ा नहीं है, ट्रांसमिशन रेशो का सूत्र होता है E1 बटे E2 बराबर होता है N1 बटे क्या होता है, N2। ये किसका है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो का क्या है, फॉर्मूला। अब अपन को जो जो मान दे रखा है वो मान रख देते हैं। E1 का मान कितना दिया है अपन को, 400 वोल्ट। E2 का मान अपन को क्या करना है, निकालना है, बराबर N1 अपॉन N2। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर की बात हो रही है। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर के अंदर N1 बटे N2 इन दोनों का अनुपात क्या होता है, 1 बटे 1 होता है। तो N1 बटे N2 की जगह मैं क्या रख लूंगा, 1 बटे 1। 400 को 1 से गुणा करेंगे तो अपने पास जो आंसर आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा E2 बराबर कितना आ जाएगा आपके पास, 400 वोल्टेज। तो सेकेंडरी साइड का जो वोल्टेज आएगा वो सेकेंडरी साइड का वोल्टेज कितना आएगा आपका, 400। ऑप्शन दे रखा है 0, 200 वोल्ट, 800 वोल्ट और 400। तो जो आपका आंसर सही रहेगा वो कौन सा रहेगा आपका, 400। तो यदि आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग का वोल्टेज 400 वोल्ट है तो सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज भी कितना होगा, 400 ही होगा, क्योंकि ये वोल्टेज के मान में कोई परिवर्तन नहीं करता है। ये हो गया अपना कौन सा, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। आगे दे रखे अगला जो ट्रांसफार्मर है वो है अपना सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की संरचना अपन ने कोर टाइप और सेल टाइप के अंदर पढ़ा था, वही है। इसमें एक ही तो प्राइमरी वाइंडिंग होती है, एक ही क्या होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, इसका जो उपयोग है वो लाइट एंड फैन सप्लाई हेतु किया जाता है। मतलब घरेलू कार्यों के अंदर इस सिंगल फेज सप्लाई का क्या करते हैं अपन, उपयोग करते हैं। जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है उसका जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो होता है 220 से लेकर कितना होता है, 240 वोल्टेज तक होता है। ये तो हो गया आपका कौन सा, सिंगल फेज। अगला जो ट्रांसफार्मर दे रखा है वो दे रखा है अपन को कौन सा, 3 फेज ट्रांसफार्मर। 3 फेज ट्रांसफार्मर के अंदर यदि बात करें तो इसके अंदर 3 ही तो प्राइमरी वाइंडिंग होती है और 3 ही क्या होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। मतलब 3 फेज ट्रांसफार्मर के अंदर 3 तो प्राइमरी होगी और 3 ही क्या होगी, सेकेंडरी। तो अगर 3 फेज ट्रांसफार्मर की बात करें तो 3 फेज ये दे रखा है, 3 फेज कोर टाइप ट्रांसफार्मर और 3 फेज सेल टाइप ट्रांसफार्मर। तो 3 फेज ट्रांसफार्मर के अंदर 3 ही तो प्राइमरी वाइंडिंग होगी और 3 ही क्या होगी, सेकेंडरी वाइंडिंग। चाहे सेल प्रकार का हो चाहे कोर प्रकार का हो, दोनों के अंदर 3 तो प्राइमरी होती है और 3 ही क्या होती है, सेकेंडरी। जो 3 फेज ट्रांसफार्मर होते हैं वो पावर और डिस्ट्रीब्यूशन प्रकार के होते हैं। मतलब ये पावर मतलब हाई वोल्टेज के लिए भी यूज किए जाते हैं और लो वोल्टेज के लिए भी क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। तो जो 3 फेज ट्रांसफार्मर पावर और डिस्ट्रीब्यूशन प्रकार के होते हैं, पावर ट्रांसफार्मर का उपयोग तो कहाँ पर किया जाता है, विद्युत उत्पादन केंद्रों पर वोल्टेज का मान बढ़ाने के लिए। और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का जो उपयोग है वो विद्युत वितरण केंद्रों पर वोल्टेज का मान घटाने के लिए इनका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अब इसका जो आउटपुट वोल्टेज है वो अलग अलग ट्रांसफार्मर का क्या होता है, अलग अलग होता है। पावर ट्रांसफार्मर का अलग होगा, जैसा इनका प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है उसके अंदर जो टर्न्स रेशो होगा उसके अनुसार इनका आउटपुट वोल्टेज होगा। तो ये है आपका 3 फेज ट्रांसफार्मर। तो 3 फेज ट्रांसफार्मर के अंदर 3 प्राइमरी, 3 क्या होती है, सेकेंडरी। ये पावर और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों प्रकार के होते हैं। पावर ट्रांसफार्मर का उपयोग विद्युत उत्पादन केंद्रों पर किया जाता है, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का उपयोग विद्युत वितरण केंद्रों पर किया जाता है। अब केवल एक ट्रांसफार्मर और बचा है, ऑटो ट्रांसफार्मर। उसका मैं आपको अलग से वीडियो बना के समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स ये थे ट्रांसफार्मर के प्रकार। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।